हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एम आलम कॉमर्स क्लासेज में स्वागत करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने आज की इस वीडियो में लेकर के आया है इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कि कैश के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल के लिए डिवेंचर को इशू करना। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि कंपनी कभी कभी क्या करती है कि जो डिवेंचर इशू करती है वो कैश के लिए, लेकिन कुछ समय कैश के लिए नहीं। जैसे कोई संपत्ति खरीदती है या कोई बिजनेस खरीदती है, उसके भुगतान में भी कंपनी क्या करती है, डिवेंचर इशू कर देती है। कैश नहीं दे करके उस क्या करती है कंपनी बाबू, डिवेंचर इशू कर देती है। समझे? तो आज की इस वीडियो में हम यही टॉपिक पढ़ेंगे कि कंपनी जब कैश के अतिरिक्त, ठीक है, अन्य चीजों के लिए जब डिवेंचर इशू करती है तो हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, जनरल के कौन कौन से लेखे करते हैं। ठीक है, हालांकि ये क्या कहते हैं, आप इशू ऑफ शेयर्स में जो पढ़े थे, कंपनी जो कैश के अतिरिक्त अन्य चीज़ों के लिए शेयर इशू करती थी, ठीक उसी तरह यहाँ भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, कोई डिफरेंट नहीं होगा। समझे? और क्या कहते हैं, बस डिफरेंट यही होगा, शेयर कैपिटल के बदले डिवेंचर लिखेंगे, बाकी कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। समझे? तो आइए हम देखते हैं कि अगर सबसे पहले देखते हैं कि अगर कंपनी कोई संपत्ति खरीदती है, कोई एसेट्स परचेज करती है, तो उसका क्या एंट्री करेंगे। तो आपको पता है एसेट्स परचेज करने का एंट्री क्या होता है। ठीक है, ये जनरल की एंट्री फर्स्ट नंबर जैसे मानते हैं एसेट्स परचेज, एसेट्स परचेज्ड। ठीक है, यानी कि संपत्ति खरीदने का लेखा। संपत्ति खरीदने के लिए हम क्या एंट्री करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, एसेट्स को खरीदेंगे। जब एसेट्स बाउट करते हैं या परचेज करते हैं तो क्या होता है बाबू, एसेट्स हमारे पास आता है। ठीक है, एसेट्स आता है, इसलिए हम क्या करेंगे, एसेट्स को डेबिट करेंगे। ठीक है, कहां से आता है एसेट्स, एसेट्स आता कहां से है, तो वेंडर के पास से, यानी कि विक्रेता से भी, जो पर्सन एसेट सोल्ड करता है, यानी कि ट्रेडर से हम क्या करते हैं, एसेट्स को खरीदते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टू वेंडर, वेंडर से हम क्या करते हैं बाबू, खरीदते हैं, वेंडर से कम। ठीक है, तो वेंडर से कम हो गया। इसका नरेशन लिख देंगे, बिंग एसेट्स परचेज्ड हो गया। ये एसेट्स खरीदने का एंट्री करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है बाबू, ये तो एसेट्स खरीदने का हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो वेंडर है इसको पेमेंट करेंगे। पेमेंट कैसे करना है, कैश से नहीं, कैश से नहीं करना है। कैसे करना है, कैश के छोड़ करके आपको डिवेंचर से पेमेंट करना है, यानी कि कैश के बदले कंपनी क्या करेगी, यहां डिवेंचर दे देगी। ठीक है, तो डिवेंचर इशू करेंगे। ठीक है, इशू ऑफ डिवेंचर्स टू वेंडर, वेंडर को डिवेंचर इशू करने के लिए हम क्या एंट्री करते हैं। देखिए, वेंडर को डिवेंचर इशू करेंगे तो वेंडर क्या होगा, रिसीवर होगा। ठीक है, तो इसलिए हम वेंडर को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, यहां देखिए एक कंडीशंस होगा, जैसे पार पर, क्योंकि इसको पार पर भी आप इशू कर सकते हैं, प्रीमियम पर और डिस्काउंट पर भी डिवेंचर इशू किया जा सकता है। समझे? तो अगर हम जब सम्मूल पर करेंगे, यानी कि पार पर जब डिवेंचर इशू करते हैं तो क्या लिखेंगे, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट।
समझे? वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, ये कब एंट्री करेंगे? जब वेंडर को डिवेंचर सम्मल पर इशू किया जाता है, यानी कि पार पर इशू किया जाता है तब। समझे? अब आइए इसके बाद देखते हैं, अगर वेंडर को हम प्रीमियम पर डिवेंचर इशू करते हैं तो क्या एंट्री करेंगे। ठीक है, प्रीमियम वाला देखिए। अगर हम वेंडर को प्रीमियम पर डिवेंचर इशू करते हैं तो ठीक है, ये एंट्री होगा, बस इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम एक जुड़ जाएगा, एक एक्स्ट्रा हम लिख देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम। तो क्या होगा? वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, क्या एंट्री करेंगे बाबू? देखिए, जब प्रीमियम पर लिखेंगे तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। याद रखिएगा, अमाउंट लिखते समय वेंडर में जो परचेज प्राइस था, यानी कि जो आप एसेट्स जिस वैल्यू पर खरीदे हैं उस प्राइस को आप वेंडर में डेबिट करेंगे। या आप कह सकते हैं कि एसेट्स खरीदते समय आपने वेंडर के खाते में जो अमाउंट क्रेडिट किया था वो डिवेंचर इशू करते समय भी आप डेबिट करेंगे। समझे? वो चाहे आप डिवेंचर पार पर इशू कर रहे हो, प्रीमियम पर कर रहे हो या डिस्काउंट पर कर रहे हैं। ठीक है, और ये डिवेंचर अकाउंट में आप क्रेडिट क्या करेंगे? यहां पार पर तो कोई झंझट नहीं होता है, क्योंकि यहां दोनों एक ही अकाउंट डेबिट है और एक ही क्रेडिट है, तो दोनों का अमाउंट सेम हो जाएगा। समझे? लेकिन यहाँ थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, ध्यान देना होगा, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ये भी बहुत आसान होता है। तो जैसे देखिए कि यहाँ क्या है, वेंडर अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया, कौन से अमाउंट लिखेंगे? परचेज प्राइस। ठीक है, यहाँ कौन सा अमाउंट होगा बाबू? परचेज प्राइस। ठीक है, इसमें डिवेंचर अकाउंट में कौन सा अमाउंट क्रेडिट करेंगे? फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स। और इसमें क्या होगा? अमाउंट ऑफ प्रीमियम, अमाउंट ऑफ प्रीमियम। अब एक चीज आप ध्यान देंगे, आप ये अमाउंट ऑफ प्रीमियम निकालेंगे कैसे? कैसे कैलकुलेट करेंगे? या डिवेंचर अकाउंट में आप जो दिया है ना फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर, ये कैसे निकालेंगे? तो ये एक चीज आप ध्यान देंगे बाबू कि यहाँ क्या होगा, डिवेंचर्स में आप क्या करेंगे? जो भी डिवेंचर इशू कर रहे हैं, यानी कि क्या होगा? नंबर ऑफ डिवेंचर्स मल्टीप्लाई बाई फेस वैल्यू ऑफ इच डिवेंचर। आप यहाँ लिखते हैं नंबर्स ऑफ डिवेंचर टू बी इशूड, यानी कि वेंडर को जो डिवेंचर इशू किया जा रहा है वो डिवेंचर्स की संख्या में हम क्या करेंगे? एक डिवेंचर का जो फेस वैल्यू होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। और उसके बाद नंबर ऑफ डिवेंचर टू बी इशूड, यानी कि वेंडर को जारी किए जाने वाले ऋण पत्रों की संख्या, डिवेंचर की संख्या में हम क्या करेंगे? प्रीमियम का जो अमाउंट होगा उससे हम मल्टीप्लाई करके यहाँ अमाउंट लिखेंगे। समझ में आया? चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं, जब डिस्काउंट पर अगर इशू किया जाता है तब, अगर वेंडर को डिवेंचर डिस्काउंट पर इशू करेंगे तब हम क्या एंट्री करते हैं? तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा बाबू, क्या होगा? वेंडर अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, वेंडर्स अकाउंट डेबिट, फिर होगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू
डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है, अब आप यहां ध्यान दीजिएगा, यहां कौन सा अमाउंट लिखेंगे, यहां अमाउंट कौन सा लिखेंगे, वेंडर जो परचेज प्राइस, वेंडर को जो अमाउंट पे करना है वो अमाउंट यहां लिखेंगे। उसके बाद यहाँ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर में कौन सा अमाउंट लिखेंगे, डिस्काउंट की जो अमाउंट आएगी ये आप कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ डिवेंचर टू बी इशूड, यानी कि वेंडर को इशू किए जाने वाले जो भी डिवेंचर होगा उसकी संख्या में हम क्या करेंगे, डिस्काउंट का जो वैल्यू होगा उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे और निकाल लेंगे, और ये हो जाएगा फेस वैल्यू। ठीक है, नंबर ऑफ डिवेंचर मल्टीप्लाई बाई फेस वैल्यू, हम ये निकाल लेंगे। समझे? तो ये रहा क्या कहते हैं आपको एसेट्स खरीदने का एंट्री, और उसके बाद वेंडर को डिवेंचर इशू करने का एंट्री। समझे? अब आइए एक हम देखते हैं इसके आगे, अगर कंपनी कहीं बिजनेस परचेज करती है तब, ठीक है, अगर कंपनी बिजनेस परचेज करती है, जैसे होता है कि कभी कभी कंपनी क्या करती है, किसी दूसरी कंपनी के चालू व्यवसाय को, यानी कि किसी अन्य कंपनी जो रनिंग पीरियड में है, ठीक है, उसको खरीदती है। ठीक है, यानी कि जब कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद लेती है तो उसके बदले जो डिवेंचर इशू करती है, उसके पेमेंट में जो डिवेंचर इशू करते हैं उसके लिए क्या एंट्री करते हैं। तो याद रखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एसेट्स खरीदने का एंट्री करते हैं, सॉरी वो क्या कहते हैं, बिजनेस परचेज करने का। ठीक है, तो आपका एक क्या कहते हैं, बिजनेस परचेज। ठीक है, संपत्ति खरीदने के लिए आप, सॉरी व्यवसाय खरीदने के लिए, कोई बिजनेस को खरीदने के लिए क्या एंट्री करते हैं। तो देखिए, जब आप बिजनेस को खरीदेंगे बाबू, तो ध्यान दीजिएगा जनरल के क्या एंट्री होगा। आप जिन व्यवसाय को आप क्रय कर रहे हैं, यानी कि जिस कंपनी को आप किसी फर्म को खरीद, कंपनी क्या करती है, वो किसी पार्टनरशिप फर्म को खरीदती है, किसी क्या कहते हैं सोल ट्रेडिंग कंपनी को खरीद लेती है, या फिर किसी अन्य कंपनी को भी खरीद सकती है। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि कंपनी क्या करेगी, अगर दूसरी कंपनी की या दूसरी संस्था की जो व्यवसाय को परचेज करती है, उसके बिजनेस को परचेज करती है, तो याद रखिएगा उस बिजनेस में बहुत सारे एसेट्स होते हैं, तो कंपनी उस एसेट्स को लेती है, उसके लायबिलिटीज होते हैं, उसके लायबिलिटीज को भी लेती है। ठीक है, और उसके बाद उसका जो प्राइस होता है बिजनेस का वो पे करती है। समझे? तो देखिए कंपनी क्या करेगी, सबसे पहले जो डेबिट करेंगे हम सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्रीज एसेट्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, कंपनी क्या करेगी कि उसकी जो बिजनेस को खरीद रही है ना, उस बिजनेस की जो भी एसेट्स को लेगी। अब यहाँ क्या होता है कि कंपनी चाहे तो उसके सभी एसेट्स को ले सकती है या कुछ ही एसेट्स को लेती है। ठीक है, तो जितने भी एसेट्स को लेगी हम क्या करेंगे, पार्टिकुलर सबको बारी बारी से डेबिट करेंगे। समझे? उसके बाद होता है टू, हम क्रेडिट क्या करेंगे, तो उसके एसेट्स के साथ साथ कुछ लायबिलिटीज को भी लेती है। ठीक है, तो जो भी लायबिलिटीज को लेती है उसको भी हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। टू सन्ड्रीज लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट। सॉरी, टू सन्ड्रीज लायबिलिटीज अकाउंट हम क्रेडिट कर दिए, यानी कि जो एसेट्स लिया जाएगा उसको डेबिट करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, जो लायबिलिटीज कंपनी लेगी उसको भी क्रेडिट कर देंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, टू वेंडर अकाउंट, टू वेंडर्स अकाउंट। ठीक है, इसको क्रेडिट करेंगे।
ये हो गया आपका एसेट्स परचेज करने का सॉरी बिजनेस परचेज करने का एंट्री। किसी बिजनेस को खरीदा जाएगा तो क्या एंट्री होगा, तो याद रखिएगा सनराइज एसेट्स अकाउंट डेबिट, यानी कि पार्टिकुलर एसेट्स को हम बारी बारी से डेबिट करेंगे। उसके बाद जो भी उसकी लायबिलिटीज कंपनी टेक कर रही है उसको हम बारी बारी से क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। और टू वेंडर अकाउंट को भी हम यानी कि वेंडर को भी क्रेडिट करेंगे। अब अमाउंट कैसे लिखेंगे, तो याद रखिएगा एसेट्स का जो पार्टिकुलर एसेट्स का जो अमाउंट होगा, जिस वैल्यू पर कंपनी उसको ले रही है, ठीक है, उस अमाउंट को हम लिखेंगे। सभी एसेट्स का जो भी वैल्यू रहेगा, अगर नहीं दिया है उसका न्यू वैल्यू यानी कि किस वैल्यू पर कंपनी उसको ले रही है उसका नया वैल्यू नहीं दिया है तो उसका जो बुक वैल्यू होगा उसी पर हम मानेंगे कि कंपनी ले रही है। लायबिलिटीज में भी वैसे ही होगा कि जो भी लायबिलिटीज होंगे उनके जो वैल्यू होगा उसको हम क्रेडिट कर देंगे। और वेंडर अकाउंट में हम क्या करते हैं, परचेज प्राइस में जितना में व्यवसाय को खरीदा जा रहा है उस प्राइस को हम क्रेडिट करते हैं, समझे। ये रहा आपका बिजनेस खरीदने का लेख। अब एक चीज और होता है कि जब बिजनेस को खरीदा जाता है, ठीक है, कंपनी किसी दूसरे संस्था के बिजनेस को खरीदती है तो यहाँ दो चीजें कैलकुलेट करना पड़ता है। एक गुडविल, आपको मैंने फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन या वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ हम एक चीज निकालते हैं, गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकालते हैं, ठीक है। ख्याति या पूंजी संचय कैलकुलेट करते हैं। तो याद रखिएगा कब गुडविल कैलकुलेट करेंगे कब कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करेंगे आपको मैं बता दूं, ठीक है। तो यहां देखिए जब कंपनी बिजनेस को खरीदती है तो कभी कभी एक चीज होता है कि जो परचेज प्राइस है वो कंपनी की जो एसेट्स है ना उसका जो एक्चुअल वैल्यू है उससे ज्यादा दे दिया जाता है, कभी कभी कम दिया जाता है, ठीक है। एक होता है कि जब परचेज प्राइस क्या कहते हैं ज्यादा हो और एक होता है कि परचेज प्राइस कम। बिजनेस की जो एक मतलब क्या कहते हैं बिजनेस का जो वैल्यू है, ठीक है, उसका जो प्राइस होना चाहिए उससे ज्यादा अगर परचेज प्राइस है तब हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, अगर उससे कम परचेज प्राइस है तब कैपिटल रिजर्व, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि जब बिजनेस के एसेट्स उसके लायबिलिटीज और परचेज प्राइस से कम हो, ठीक है, तब हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। और जब बिजनेस का एसेट्स उसके लायबिलिटीज और परचेज प्राइस से ज्यादा हो तो कैपिटल रिजर्व का वैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। अभी एक चीज देखिए, ये बड़ी मुश्किल नहीं होता है गुडविल या कैपिटल रिजर्व का वैल्यूएशन करना, ये बड़ी सिंपल सा होता है, आप आसानी से कर सकते हैं। याद रखिएगा जब आप बिजनेस खरीदने का एंट्री करेंगे तो आप सभी एसेट्स को डेबिट करेंगे। उसके बाद आप जैसे मैंने क्या किया है, यहाँ थोड़ा सा स्पेस छोड़ा है ना, आप भी कम से कम एक लाइन स्पेस जरूर छोड़ेंगे और उसके बाद जो भी पार्टिकुलर लायबिलिटीज हैं उनको क्रेडिट कर देंगे, वेंडर को क्रेडिट कर देंगे। इन सब का अमाउंट को आप लिख दीजिएगा, जो डेबिट है उसको डेबिट यानी कि एसेट्स के वैल्यू जो होगा डेबिट करेंगे, लायबिलिटीज को क्रेडिट करेंगे, इनका अमाउंट भी लिख देंगे। यहाँ परचेज प्राइस भी जो रहेगा वो लिख देंगे, समझे। उसके बाद आप एक चीज देखेंगे, आप 11th क्लास से यानी कि जब से अकाउंटिंग आप स्टार्ट किए हैं तब से आप जानते हैं कि अकाउंटिंग का रूल होता है कि बोथ आर इक्वल, डेबिट एंड क्रेडिट आर इक्वल। नहीं, दोनों साइड क्या होते हैं, वो डेबिट क्रेडिट क्या होते हैं बाबू, बराबर होते हैं ना। तो आप देख लेंगे कि इनका अमाउंट को, एसेट्स के अमाउंट को, टोटल जो एसेट्स का अमाउंट होगा उसको ऐड कर लेंगे, फिर यहाँ लायबिलिटीज और परचेज प्राइस का अमाउंट ऐड कर लेंगे। अगर देखेंगे कि दोनों साइड का अमाउंट इक्वल है तब तो ठीक है, दोनों साइड के अमाउंट इक्वल है तो ठीक है,
बट अगर एसेट साइड का अमाउंट कम है, अगर एसेट साइड कम हो रहा है तो आप क्या लिखिएगा, गुडविल अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, अगर एसेट साइड कम होगा तो ये गुडविल अकाउंट को आप लिखिएगा। ये आपको क्या कहते हैं, बैलेंसिंग फिगर होता है, आपको ये निकालना पड़ता है, ये आपके क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, समझे। गुडविल कब आएगा, जब एसेट साइड कम हो, तब जो भी डिफरेंट आएगा उसको हम गुडविल अकाउंट, उसको गुडविल मानेंगे, वही गुडविल ही होता है। ठीक है, अगर बाय द वे एसेट साइड ज्यादा है, हमने क्या किया, एसेट्स के वैल्यू को जोड़ दिया और सन्ड्री लायबिलिटी यानी जो भी लायबिलिटीज है और वेंडर है इसके भी अमाउंट को ऐड कर लिया। ठीक है, और ये दोनों का सम का जब कंपेयर कर रहे हैं तो हमें ये देखने को मिला कि एसेट साइड क्या है, ज़्यादा है और लायबिलिटी साइड कम है। या आप कह सकते हैं डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड, यानी डेबिट साइड क्या है, क्रेडिट साइड से ज़्यादा है। तब आप क्या करेंगे, इट मीन्स क्रेडिट साइड आपका अमाउंट कम हो रहा है। जब क्रेडिट साइड अमाउंट कम हो रहा है तो आप क्या करेंगे बाबू, आप यहाँ क्रेडिट साइड में कैपिटल रिजर्व को लिख देंगे, टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, हो गया। अगर डेबिट साइड कम हुआ तो गुडविल अकाउंट को डेबिट करेंगे, अगर क्रेडिट साइड कम हुआ तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, समझे। जैसे कि देखिए, डेबिट साइड ज्यादा होने का मतलब हुआ कि कंपनी का जो प्राइस है, जो एक्चुअल पोजीशन जो है कंपनी के पास जितना संपत्ति है उससे कम पैसा में बेचा जा रहा है। ठीक है, तो जो डिफरेंट हुआ उसको कैपिटल रिजर्व मान लिए। ठीक है, यानी कंपनी ने उसको रिजर्व करके रखा हुआ है कैपिटल रिजर्व में। और अगर उसकी जो परचेज प्राइस हम ज़्यादा दे रहे हैं, कंपनी की या उस बिजनेस का जो भी वैल्यू होना चाहिए उससे ज़्यादा अगर अमाउंट हम दे रहे हैं, इट मीन्स जो एक्सेस अमाउंट पे किया जा रहा है वो क्या है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वही गुडविल का वैल्यू है, समझिए उसकी। तो आपने ये समझ लिया। अब आता है कि यहाँ वेंडर को हम डिवेंचर इशू करेंगे कैसे, यहाँ वेंडर को कैसे डिवेंचर इशू करेंगे, तो ठीक यही कंडीशन होगा। जब पार पर करेंगे तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट, प्रीमियम पर करेंगे तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, अगर डिस्काउंट पर करेंगे तो वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। समझे, आप क्या करेंगे, वेंडर को डिवेंचर इशू करने का एंट्री कर देंगे ऐसे, समझे। आइए आप, चलिए आपको समझ में आया बाबू, बहुत अच्छा, आपने ये समझ लिया, गुड। अब देखते हैं, आगे चलते हैं। एक चीज और कि यहां वेंडर को जो हम डिवेंचर इशू करेंगे, ये कितने डिवेंचर इशू करेंगे, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो आइए हम आपको बता दें उसका कैलकुलेशन कैसे होता है। देखिए, नंबर्स ऑफ आप यहां लिख सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड टू वेंडर। वेंडर को जारी किए जाने वाले ऋण पत्रों की संख्या की गणना, हम किस तरह से वेंडर को जो डिवेंचर इशू करेंगे उसके कैलकुलेशन कर देंगे। यानी कि हमें यहां यह देखना है कि जब हम पार पर डिवेंचर इशू करते हैं तो नंबर्स ऑफ डिवेंचर कैसे निकालते हैं, यानी कि हमें कितना डिवेंचर इशू करना है ये कैसे जानते हैं। जब प्रीमियम पर करते हैं डिवेंचर इशू तब कैसे करेंगे, और डिस्काउंट पर होगा तो कैसे करेंगे, याद रखिएगा।
अगर पार पर हम इशू करते हैं तब, ठीक है, जब पार पर डिवेंचर इशू करते हैं, सममूल पर डिवेंचर इशू करते हैं बाबू, सममूल पर जब डिवेंचर इशू करते हैं तो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ डिवेंचर टू बी इशूड, यानी कि वेंडर को जारी किए जाने वाले ऋण पत्रों की संख्या कैसे निकालेंगे? आपको हमने पिछला चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स में भी बताया था, ठीक उसी तरह से यहाँ भी निकालेंगे। एक बार फिर से मैं बता देता हूं। जैसे देखिए, परचेज प्राइस डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है, परचेज प्राइस डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, मानते हैं कि कंपनी का परचेज प्राइस कितना है? 5 लाख रुपया है, ठीक है, 5 लाख रुपया हो गया कंपनी का परचेज प्राइस। डिवेंचर का फेस वैल्यू जो है वो कितना है? 100 रुपीज, 100 रुपये वाले डिवेंचर्स कंपनी को इश्यू करना है। तो अगर सममूल पर जब डिवेंचर इश्यू किया जाएगा तो कंपनी 5 लाख रुपया के लिए कितने डिवेंचर इश्यू करेगी? इसके लिए हम क्या करेंगे, हो जाएगा 5 लाख डिवाइडेड बाई 100, यानी कि 5000, समझे? 5000 डिवेंचर यहाँ इशू किया जाएगा। अगर इसको प्रीमियम पर इशू करते हैं, प्रीमियम पर, तब क्या होगा? देखिए, ये होगा परचेज प्राइस डिवाइडेड बाई क्या होगा? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, ठीक है, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम दोनों को जोड़ देंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे, समझे? जैसे कि मानते हैं कंपनी ने 5 लाख परचेज प्राइस है, अब इसके लिए कंपनी को डिवेंचर इशू करना है, कितने डिवेंचर इशू करने हैं? 25% प्रीमियम पर, 25% प्रीमियम पर अगर इशू करना है, तब देखिए कैसे होगा। फेस वैल्यू 100 प्लस प्रीमियम 25, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। इसको जब डिवाइड करेंगे 125 से तो ये आएगा 4000 डिवेंचर इशू होगा, ठीक है। अगर मानते हैं डिस्काउंट पे इशू किया जाता है तब तो यही होगा, डिस्काउंट पे जब इशू किया जाएगा तो परचेज प्राइस डिवाइडेड बाय डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स। डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स मीन्स होता है फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, समझे? अब मानते हैं कंपनी क्या की है, ये 5 लाख रुपया के लिए डिवेंचर इशू करना है, तो और वो भी 20% डिस्काउंट पर, 20% डिस्काउंट पर। तो देखिए क्या किया जाएगा, कैसे निकालेंगे? 5 लाख डिवाइडेड बाई डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स, मतलब फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट 20%, 100 माइनस 20 कितना आएगा? 80 रुपीज़ आएगा, तो हो जाएगा इसमें 80 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? 1 0 से 1 0 काटेंगे, फिर इसको देखिए कैसे वो कटेगा। 8 6 जा 48, 2 बचेगा, इसमें से 2 कैरी आएगा, फिर उधर से 0 आएगा तो हो जाएगा 20 यानी कि 8 2 जा 16, 4 कैरी आएगा, फिर 0 तो 40 हो जाएगा, तो 8 5 जा 40, 0, यानी कि 6250 शेयर्स डिस्काउंट पर अगर इशू करना होगा, 20% डिस्काउंट पर, तो इतने शेयर आपको इशू करना होगा। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि कैसे हम
जब कैश के अतिरिक्त अन्य चीज़ों के लिए डिवेंचर इशू करते हैं, यानी कि जब एसेट्स को खरीदते हैं या बिजनेस को खरीदते हैं तो कैसे एक्सेस हम जनरल के लिए क्या करेंगे, और फिर नंबर्स ऑफ डिवेंचर टू बी इशूड कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे, या फिर आपको जब बिजनेस खरीदते समय गुडविल या कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन करना हो तो कैसे करेंगे। आपने इस वीडियो में देखा, समझा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए, इसके आगे जो भी टॉपिक्स हैं उसके लिए आप हमारे YouTube चैनल एमआलएम कॉमर्स क्लासेज पर बने रहिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है।